साल बीतते चले गए और मेरी उम्र बढ़ती गई। मेरे किरदार में कई पहलू जुड़े। दोनों विश्व युद्धों के दौरान सिरमौर के राजाओं ने अंग्रेजी सरकार के सैनिकों के लिए मेरे उपयोग किया। दूसरे विश्व युद्ध में यहाँ प्रिजनर ऑफ वॉर सेक्शन रहा। ये ऑल इंडिया रेडियो से अटैच था। यहाँ से ज्यादातर इटली के उन बंदियों का संदेश भेजा जाता था जिन्हें धर्मशाला के पास यौल में दफना दिया गया था। आजादी के ठीक बाद मशहूर अखबार द ट्रिब्यून जो लाहौर में था यहाँ से छपना शुरू हो गया और इसके चंडीगढ़ शिफ्ट होने तक यही चलता रहा। ओ हाँ, क्या आपने बाहर की रेलिंग्स देखी जिस पर सिरमौर का राज्य चिन्ह अंकित? ये रेलिंग्स सिरमौर की राजधानी नाहन में ढलवा लोहे से बनाई गई और ये ढलाई खाना हिमाचल में आने वाले प्रथम उद्योगों में से एक। ये रेलिंग्स और शानदार दरवाजा लगने से पहले ही मैंने शिमला म्युनिसिपैलिटी को वचन दिया था कि प्रॉपर्टी के भीतर लगे देवदार के विशाल पेड़ों को कोई नुकसान नहीं होगा और इनमें से 2 पूज्य वृक्ष अभी भी हैं। जाहिर है कि शिमला में बंदरों की भरमार है जो इन पहाड़ियों की टहनियों से झूला झूलते रहते हैं और अपनी हरकतों से मेरा मनोरंजन करते रहते हैं। भारत की आजादी के ठीक पहले मुझे दरभंगा महाराजा के हाथों सौंप दिया गया। 1957-58 में दरभंगा के महाराजा सर कामेश्वर सिंह ने पंजाब सरकार को एक प्रॉपर्टी किराए पर दी। शुरू में पंजाब सरकार की कई विंग्स और बाद में हिमाचल की पुलिस कई वर्षों तक यहाँ रही। शिमला इतना भव्य था कि हिल स्टेशंस की क्वीन कहलाता था। मेरे सामने वाली सड़क के उस पार टेलीफोन एक्सचेंज है और टेलीग्राफ ऑफिस है। ये दुनिया के पहले ऑटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज में से एक था। पास ही में YWCA है और इस जगह पर कभी मौसम विज्ञान का कार्यालय था। उत्तर भारत के लिए 1857 की शुरुआत शांतिपूर्ण थी, लेकिन इस शांति की गोद में एक तूफान पड़ रहा था। ये तूफान भारत की आजादी की पहली लड़ाई के रूप में दिखा और इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रूर शासन की जड़ें हिला दी। सेवकों ने अभी बाजार में सुना है कि शिमला के पास के चचोक के लोगों ने भी विद्रोह कर दिया है। बकवास! वो कभी भी नमक हरामी नहीं करेगा। वो हमारे खिलाफ खड़े नहीं होगा। शिमला बैंक यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही है, जहाँ आज ग्रैंड होटल है। अधिकांश यूरोपियंस वहाँ इकट्ठा हो गए थे। हालांकि भारत में अंग्रेजों के अन्याय और अत्याचार के खिलाफ इस विस्फोटक क्रांति का प्रभाव शिमला के अधिकांश हिस्सों में ना के बराबर है, लेकिन बाकी देश में इसकी आग भड़क चुकी थी। इसके भयंकर परिणाम देखने को मिले और पूरे के पूरे गांव में आग लगा दी। शक्तिशाली और लुटेरी ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्तित्व समाप्त हो गया और सारे अधिकार व शक्तियां ब्रिटानिया हुकूमत ने अपने हाथों में ले ली। अब भारत सरकार के प्रमुख का पदनाम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वायसराय कर दिया गया। मुझको लगता है कि भारत का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सर चार्ल्स वुड शिमला को समर कैपिटल बनाने को मान जाएगा। I cannot stand the heat। और मैं भारत में इसको काफी झेल चुका है। सर जॉन, उस उमस भरा कलकत्ता का गर्मी में जितना काम हम 10 दिन में पूरा करेगा, वो तो यहाँ 1 दिन में हो जाएगा। 1864 में सर जॉन लॉरेंस के वायसराय बनने के बाद शिमला शहर आधिकारिक रूप से भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गया। हालांकि इसे समर कैपिटल का नाम तो दिया गया, लेकिन वर्ष के अधिकांश समय सरकारी कामकाज यहीं से होता था और फिर जाड़े के महीनों में शिमला से कोसों दूर कलकत्ता चला जाता था और उसके बाद नई दिल्ली। ये गांव शक्ति का केंद्र बन गया था। वायसराय के शिमला के थंडर क्लाउड हाउस से धरती पर मनुष्य की आबादी के 5वें हिस्से पर शासन चला करता था। क्या कोई लड़ाई चल रही है बाबा? इतने सारे लोग हाथियों और घोड़ों पर बड़े-बड़े बक्से लादकर कहाँ ले जा रहे हैं?
बस भारत सरकार की फाइल्स और पेपर्स कलकत्ता से शिमला और शिमला से कलकत्ता ले जा रहे हैं। ओह, क्या तुम्हें पता है कि जब भारत सरकार कोई फैसला लेना नहीं चाहती तो वो क्या करती है? क्या करती है बाबा? फाइल पर एक टिप्पणी कर दी जाती है। कलकत्ता में चर्चा करें या शिमला में चर्चा करें, और इस तरह वर्षों बीत जाते हैं। अच्छा, और तब तक उस अधिकारी के रिटायर होने या वापस इंग्लैंड जाने का समय हो जाता है। ओह, ऐसी बात। यदि आप कुछ बनना चाहते हैं तो शिमला जाइए। यदि आपको किसी से शादी करना है तो शिमला जाइए। ये ब्रिटिश एम्पायर के सबसे शानदार आउटपोस्ट है, और वाइस रीगल लॉज का न्योता कभी भी मत ठुकराना। शिमला में अपनी तकदीर आजमाने वाले आकर्षक नवयुवकों का जमावड़ा लगता है। यहाँ ग्रास विडोज यानी कि अपने पति द्वारा छोड़ दी गई या पति से दूर रह रही ऐसी शादीशुदा औरतें आती थी जो मैदानों की तपती धूप और अपने पतियों दोनों से ही छुटकारा चाहती थी। फिशिंग फ्लीट के सदस्यों के अविवाहित ब्रिटिश नवयुवती पानी के जहाजों से यहाँ पतियों की तलाश में और उनकी यात्राओं के इन पहाड़ों के इन संकरे रास्तों के पीछे आकर समाप्त हो जाती है। ब्लैक हार्ट्स नामक एक गुप्त क्लब था जिसके सदस्यों को ओपन रिलेशनशिप में रहने की छूट नहीं थी, लेकिन इसके उलट खुले संबंधों को कभी रोका नहीं जा सकता। इस महीने पिकनिक, डांस, थिएट्रिकल्स आदि कई बार हुए और मैंने जमकर मजा किया। रडियार्ड किपलिंग ने शिमला से अपनी आंट को लिखे एक पत्र में यही बात कही। भविष्य के नामी लेखक और नोबेल पुरस्कार विजेता किपलिंग ने शहर के गौरवमयी वर्षों के बारे में लिखा। उन्होंने शिमला से साहित्य के कुछ अमर किरदार रचे, जैसे कि मिस हाक्सबी असली जिंदगी से जुड़ी किरदार थी और इनमें सांप जैसी धूर्तता, मर्दों जैसी तर्कशीलता, बच्चों जैसी निर्भीकता और औरतों का प्रिय चरित्र सभी मौजूद थे। रडियार्ड किपलिंग इस शहर से जुड़े बड़े साहित्यकारों में अकेले नहीं थे। समय के साथ इस सूची में कई बड़े नाम जुड़े, जिसमें नोबेल पुरस्कार विजेता और भारत के राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर शामिल रहे। एम काय, इद्रीस शाह, निर्मल वर्मा, कृष्णा सोबती, मोहन राकेश, भीष्म सानी और रस्किन बॉन्ड जैसे लेखकों और उपन्यासकारों का संबंध भी शिमला से रहा। एमेचर ड्रामेटिक क्लब के सदस्य पेशे से कलाकार हैं, although उनमें से कुछ शौकिया तौर पर सरकारी नौकरी में हैं। किसी भी प्रोफेशनल कंपनी के लिए शिमला में कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि स्थानीय शौकिया कलाकार किराए पर थिएटर नहीं देने वाले। इसका कारण ये है कि वो हमेशा रिहर्सल करते रहते हैं और भूमिकाएं बदलते रहते हैं, और उनमें प्रमुख भूमिकाओं को लेकर लगातार तकरार होता रहता है। 20वीं शताब्दी के शुरू में लेखक डोस ने शिमला के मशहूर एमेचर ड्रामेटिक क्लब के बारे में यही कहा था। वाइसरीगल लॉज के ही आर्किटेक्ट हेनरी अर्विन ने टाउन हॉल को भी डिजाइन किया था। गॉथिक शैली में निर्मित ये विशाल टाउन हॉल 1887 में बनकर तैयार हुआ। इस इमारत में गेटी थिएटर व क्लब के अलावा अन्य संस्थाएं भी थी। इस थिएटर में अनगिनत जानी मानी हस्तियों ने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए और यहाँ से कई कलाकार अपने करियर में ऊंचाइयां छू चुके हैं। वाइसराय लॉर्ड लिटन ने वॉलपोल नामक नाटक लिखा। बॉय स्काउट मूवमेंट के संस्थापक रॉबर्ट बेडन पावल और रडियार्ड किपलिंग व मैरी मार्गरेट जैसे लेखक यहाँ अभिनय कर चुके हैं। कलाकार अमृता शेरगिल 7 वर्षों तक शिमला में रही। उन्होंने भी युवावस्था में यहाँ अभिनय किया। ऐसा माना जाता है कि गायक के.एल. सहगल ने अपना पहला सार्वजनिक कार्यक्रम गेटी में ही प्रस्तुत किया। कैंडल्स, पृथ्वीराज कपूर, अनुपम खेर और कई अन्य नाम इस महान थिएटर से जुड़े हैं। 2009 में इसका व्यापक रूप से रेनोवेशन किया गया और आज गेटी थिएटर कॉम्प्लेक्स शिमला के सांस्कृतिक जीवन का केंद्र है। शताब्दी के अंत में दुनिया तेजी से बदल रही थी। पहली औद्योगिक क्रांति का प्रभाव दुनिया के कोने कोने में दिख रहा था। स्टीम रेल इसी बदलाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा थी। अभी हमें और कितने सर्वे करने? खालका से शिमला के बीच रेलवे लाइन बिछाने में कितने
समय लगेगा। बढ़ते रहो, हम सुरंगों और कुछ अलाइनमेंट्स में फंसे हैं। साहिब, हमें एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है जो शायद हमारी मदद कर सके। उसका नाम भलकू है साहिब। उसने 1850 के दशक में ग्रेट हिंदुस्तान तिब्बत रोड बनाने में काम किया था। ठीक है, चलकर उससे बात करते हैं और देखता है कि क्या होते हैं। बिल्कुल सही मिस्टर हैरिंगटन। सर, शिमला को गढ़ने में सिर्फ अमीर और ताकतवर लोगों का ही योगदान नहीं था। कालका शिमला रेलवे लाइन बनाने में हजारों की संख्या में मजदूरों ने काम किया। लोगों की माने तो जब रेल पटरी का निर्माण शुरू हुआ तब भलकू, जिसने 1850 में ग्रेट हिंदुस्तान तिब्बत रोड बनाने में काम किया था, उम्र दराज हो चुका था। कहा जाता है कि चीफ इंजीनियर और रेलवे के एजेंट एच.एस. हैरिंगटन के आगे आगे एक लंबे कद के कर्मचारी के साथ चलते हुए उसने रेलवे लाइन निकालने का रास्ता दिखाया। स्थानीय लोरियों में बताया जाता है कि उनके ग्राम देवता ने सपने में आकर उन्हें इस रेलवे लाइन का रास्ता बताया था। और कुछ लोगों का मानना है कि कालका और शिमला के बीच 19 स्टेशनों से गुजरने वाली इस पटरी का खाका उन्होंने ही तैयार किया। आज कालका शिमला रेलवे लाइन यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ये बहुत अच्छा बात है कि रेलवे लाइन बिछ गया है, लेकिन हमारा सामने काफी चिंताजनक स्थितियां हैं। ब्रिटिश राज को ठीक हाथी की तरह नहीं चलाया जा सकता है।